यूजीसी किसी के बचाव के लिए लाई गई थी। जेपी आंदोलन आज तक भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। जिनको दर्द होता है बजरंग दल के नाम से, तो दर्द रहना चाहिए। राजनीति में दुश्मन आदमी खुद होता है। शौक तो उम्र के साथ खत्म हो जाते हैं, पर भगवा जो है हमारी जिम्मेदारी। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो ताली बजाने वाले ही रह जाओगे। किसी को टारगेट करके और किसी को फंसाया जाए, ये प्यार नहीं हो सकता कभी। कानून बना तो आम नागरिकों के लिए ही है, चाहे उसमें वो सवर्ण है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो SC ST है। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अगर कट्टरवाद की श्रेणी में आता है तो हाँ, मैं कट्टरवादी हूँ। जैसा एक समय में पंजाब की हालत हो रखी थी, वर्तमान में वैसी हालत हमारी इस पूरे पश्चिमी राजस्थान की हो रखी है। लव जिहाद से ज़रूर आपत्ति है और रहेगी हमेशा। वो हमारी टीम की देन है। हमारे फाउंडेशन चलता है, कर्मवान फाउंडेशन। तो इस छोटी जगह पर भी पिछले 10 सालों में तकरीबन 50 से ज़्यादा केस ऐसे आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष वेद व्यास जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे बीकानेर में युवाओं को लेकर क्या चल रहा है और आज के समय में क्या मांग रहे हैं युवा उनसे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत और धन्यवाद है। आप दूर जगह से चलकर इस मरुभूमि में पधारे हैं, जो छोटी काशी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। अपनी विराट और संस्कृति और सभ्यता को शहीद है यह शहर, रातों को जागने वाला शहर है। इस छोटी काशी में आपका स्वागत है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो युवाओं के दिमाग में सवाल चल रहे हैं उस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि बीकानेर का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? नौकरी से, शिक्षा से या राजनीति से? सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बताना चाहूँगा कि बीकानेर का युवा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का युवा जिन जिन चीज़ों से परेशान है, सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने कि भी युवाओं को भविष्य को लेकर वो असंतुष्ट रहते हैं रोजगार के लिए। इसके लिए जो मोदी गवर्नमेंट है, हमारे केंद्र की सरकार है, वो लगातार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है और लगातार नौकरियां युवाओं को देने का प्रयास कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। और रही बात बीकानेर की, तो बीकानेर देश के सुदूर इलाके में बसा ऐसा एक ज़िला है जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव भी कह सकते हैं आप लोग। कहने को तो यह महानगर बन चुका है, पर गांव की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो विकास है वो बॉर्डर एरिया के कारण से भी कुछ चीज़ों में थोड़ा पीछे रह गया था। पर इस बार जो हमारे भजन लाल जी की सरकार है, जैसा आपने देखा होगा, जो उन्होंने वायदे अपनी गवर्नमेंट शपथ लेते समय किए थे नौकरियों के, तो अभी तक उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दे दी है। और उन्होंने हर वर्ष अपना कैलेंडर निकाला है और कैलेंडर में कौन सा एग्ज़ाम कब होगा और उसकी तारीख क्या रहेगी, उसका रिजल्ट क्या रहेगा और उसकी ज्वाइनिंग क्या रहेगी, यहाँ पहले से उन्होंने अपना टाइम टेबल निकाल दिया है। लोगों का मानना है कि जो युवा संगठन है वो सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, तो ये क्या आप इस आरोप को कैसे लेते हैं? क्या सच है? नहीं, ये बात सही नहीं है। सेकंड लाइन के लिए हर क्षेत्र में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन के जो नेता है या फर्स्ट लाइन के जहाँ पर भी, चाहे ऑफिसर की बात कर ले अपने, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए प्राइवेट में, और विशेष रूप से राजनीति की बात करें तो फर्स्ट लाइन के जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं उनसे उनका बड़ा संघर्ष रहता है। क्योंकि पिछले 40 सालों से 30 सालों से वो लोग राजनीति में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, तो युवाओं के लिए थोड़ा कठिन रहता है। पर युवा जितने भी संगठन हैं, जितने भी दलों के संगठन, वो लगातार एक्टिव रहते हैं। और विशेष रूप से मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, तो मैं अपने संगठन की बात बताऊं। पिछली सरकार में जब रीट में चीट हुई थी और पिछली गवर्नमेंट में 17 एग्ज़ाम थे, उनके पेपर लीक हो गए थे, तो युवा सड़कों पर उतरा है। और आज तक का इतिहास देख लीजिए, भारत में जब भी बड़ा आंदोलन हुआ है, जेपी आंदोलन आज तक भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, तो उसकी अगुवाई भी युवाओं ने की थी। और आज भी युवा हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, राजनीति में विशेष रूप से रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि युवा सिर्फ राजनीति के समय आते हैं, उस समय वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करते हैं। बाकी जो चुनाव के बाद के वर्ष है उनका भी संघर्ष रहता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजनीति ही नहीं करनी, राजनीति के अलावा अपने करियर को भी सेट करना होता है, अपने रोजगार को भी सेट करना होता है। तो हो सकता है कि पब्लिक के मन में ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं ठीक हो, पर ऐसी बात नहीं है कि युवा सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं। बात करते हैं हम यूजीसी की, तो यूजीसी के बारे में अभी जो हालिया फैसला आया है यूजीसी में, तो उसमें छात्रों में कन्फ्यूजन है। तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी सिर्फ छात्रों की सुनती है या सिस्टम चला रही है? यूजीसी के लिए जो मनोज मुंतसिर ने अपने फेसबुक वॉल पर एक बात लिखी थी, वो बात मेरे को सारी बातों में सबसे बढ़िया लगी कि जिस बगीचे में पौधों की क्यारी लगी हो, अगर एक पौधा छोटा रह जाए तो
उस पौधे को दूसरे पौधों के बराबर करने के लिए बाकी पौधे काटे नहीं जा सकते। विशेष रूप से उस पौधे को हमें खाद और उसकी सुरक्षा की देखनी पड़ेगी ताकि वो पौधा भी ग्रोथ करे। यूजीसी किसी के बचाव के लिए लाई गई थी, पर हमें दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इसका दुरुपयोग होता है तो भी यह एक बड़ी दिक्कत की बात है। अगर यूजीसी का कोई भी छात्र जो इस दायरे में आता है, क्राइटेरिया में आता है, वह अगर दूसरे समुदाय के युवाओं के साथ अपनी कोई टीस निकालने के लिए, अपना कोई पुराना वैर निकालने के लिए अगर उसका उपयोग करता है तो ये बड़ी समस्या थी। तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है वो योग्य है और इसके ऊपर थोड़ा इसमें सुधार होना चाहिए। जो अभी जनरल कास्ट को लेकर जो स्वर्ण का मुद्दा बनाया गया था यूजीसी में, तो इसमें जाति के चश्मे से देखना सही है ये? आज भारत आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गए और हम अपने सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 जो मोदी जी का सपना है, तो उसमें यह व्यवस्था कम होनी चाहिए। यह नियम आने से थोड़ी व्यवस्था और ज़्यादा इसमें जातिवाद की बात तेज़ हो गई थी। तो मोदी जी से हमारे यहाँ निवेदन है और केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से ले और आने वाले समय में हम जहाँ पर एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि सब समान है, जाति भेद नहीं होना चाहिए, ऊपर से जिस समय यह नियम आया तो एक बार फिर माहौल बिगड़ गया। पूरे देश में जो सवर्ण समाज था वो सड़कों पर उतर गया। तो इस चीज़ पर पुनर्विचार होना ज़रूरी है। जैसे कि यूजीसी में जो अभी नया कानून आया तो उस पर एससी ने रोक लगा दी है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। तो अब छात्र किसकी सुने, कानून की या नेता की? अलग अलग इसमें भी पक्ष होते हैं। नेता की सुनने वाले नेता की सुनेंगे, पर देश कानून के हिसाब से चलता है। आपको पता है भारत का जो सबसे बड़ा एक चर्चित कांड था वह था बाबरी मस्जिद का। वह किसी पार्टी के एजेंडे से क्लियर नहीं हुआ। कानून सम्मत जो बातें आई और जो निर्णय कोर्ट ने दिया उसी निर्णय को पूरे भारत ने माना और सब राजी खुशी हुआ। तो इसमें भी कानून की सुननी चाहिए और कानून बना तो आम नागरिकों के लिए ही है, चाहे उसमें वो सवर्ण है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो SC ST है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और वापस स्टे इसीलिए दिया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार हो। आपको क्या लगता है कि यूजीसी अब सुधार का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा रह गया? सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, सुधार का मुद्दा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैंने अपनी बात रखी ना कि वो सुधार का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन अभी राजनीति का मुद्दा बन चुका है। वो ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर स्टे लेकर एक बार सारा माहौल वापस शांत कर दिया। सुनने में आता है कि आपको बजरंग दल से जुड़ा हुआ माना जाता है, तो आप बजरंग दल में किस भूमिका पे आप अभी काम कर रहे हैं, या फिर अभी आप युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उसका भी नेतृत्व कर रहे हैं, गौ रक्षा जैसे कार्यों में भी आप आगे हैं हिंदू संगठन के, तो आपको एक कट्टरवादी हिंदू बोला जाए? हाँ, एकदम, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अपने धर्म को मानना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अगर कट्टरवाद की श्रेणी में आता है तो हाँ, मैं कट्टरवादी हूँ। बजरंग दल जैसे उस पे संगठन पे आरोप लगते हैं, अक्सर कई बार देखा है लोग कहते हैं कि इसने कानून हाथ में ले लिया है। क्या सच में लेते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथ में कानून? ऐसी कोई बात नहीं होती। कुछ समस्याओं को सुधार करने के लिए थोड़ा बहुत हमें स्टिक होना पड़ता है। जैसे अगर किसी शरीर के अंदर कैंसर के कीटाणु आ जाए तो कैंसर कीटाणु खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी लगती है, तो थोड़ा बहुत परेशानी और दुख जरूर होगा। ऐसा कोई विषय नहीं है। आप एक भी ऐसी बात बता दीजिए जिसमें स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो रखा हो कि बजरंग दल या अन्य हिंदू संगठन, चाहे वो हिंदू जागरण मंच है या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं या और भी अन्य संगठन हैं, जिन्होंने पहल की हो और जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है और हमारी प्राथमिकता है। जब एक ट्रक के अंदर गौवंश को भरकर ले जाया जाता है, बड़े बुरी तरीके से ठूस कर भरकर ले जाया जाता है, तो उनको रोकना हमारी प्राथमिकता है। हाँ, हमें इसमें थोड़ा सा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र की भी रक्षा हो। बजरंग दल या बीजेपी, आपके दिल के सबसे करीब कौन है? पहले शुरुआत इससे हुई थी मेरी, और इन दोनों से पहले मेरे मन में जो है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें। आपका नाम शंकर गौरा भी है, तो आपका ये जो वेद व्यास नाम है इसके पीछे की कहानी क्या है? शंकर गौरा नाम मेरा नहीं है, थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। मेरा नाम वेद व्यास ही है, इसको आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं जैसे आपके बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीकानेर में अर्जुनराम मेघवाल और देवी सिंह भाटी जी जैसे बहुत दिग्गज नेता हैं, तो आप उस दौड़ में अपने आप को कहाँ पाते हैं? भाई, बराबरी किसी की हो नहीं सकती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी मंजिलें और सबकी अपनी होड़। अगर हम राजनीति इस भावना से करेंगे या इस क्षेत्र में ये भावना रखेंगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
जो लकीर पहले से खींची हुई है, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि लकीर उससे बड़ी अपनी खुद की लकीर बनाए। हमारे देवी सिंह जी भाटी गौरव है और आदर है, और मगरे का शेर उन्हें बोला जाता है, बड़े दबंग नेता है। हमारा तो वो मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं और हमारे गार्जियन की तरह हैं। और दूसरा जो नाम आपने लिया, हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल, जो अभी वर्तमान में हमारे सांसद है और इस देश के कानून मंत्री हैं, तो ये दोनों व्यक्ति, इन दोनों का व्यक्तित्व तो हमारे लिए सीखने योग्य है। इनसे हमारी कोई बराबरी नहीं है। और यूथ जो भी है उनसे मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बराबरी और होड़ की राजनीति में आप कभी सक्सेस हो नहीं पाएंगे। आपको अपना अलग मुकाम चुनना पड़ेगा, अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनोगे तो ताली बजाने वाले ही रह जाओगे आप। बीकानेर पूर्व या बीकानेर पश्चिम, आप अपने आप को कहाँ, कौन से चुनाव में कहाँ फिट देखते हैं? बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, यह मेरा परिवार है और पहली सीट यही थी। समय के साथ साथ 2008 में जब परिसीमन हुआ तो एक नई सीट बनी थी। मेरा जन्म बीकानेर पश्चिम विधानसभा में हुआ है। मेरा सारा समाज, मेरे सारे परिवार के लोग और यहाँ की जो जनता है, यह शहर जो है लगभग 550-600 वर्ष पुराना शहर है और यहाँ पर कॉलोनी वाला सिस्टम नहीं है। जो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में कॉलोनियों का जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें पड़ोसी को जानता नहीं है। कुछ लोग हमें आज भी गांव के लोग बोलते हैं, देहाती बोलते हैं, तो हम उसमें राजी हैं और खुशी भी हैं, क्योंकि हम लोग आज भी एक परिवार की तरह रहते हैं। जितनी भी जातियों के लोग इस शहर के अंदर रहते हैं, मैंने आपको बोला मेरा सारा परिवार है, तो जितनी भी जातियों के अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं, हम लोग आज भी एक मकान की तरह रहते हैं। अलग अलग रूम बने हुए हैं, वैसे ही अलग अलग जातियों के मोहल्ले बने हुए हैं। तो यहाँ की जो अपनायत है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो मैं अपने आप को बीकानेर पश्चिम में देखता हूँ। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इस पर आप ट्रोल भी बहुत होते हैं, तो आप जो आपको ट्रोल कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं और आपका विरोध ना हो तो इसका मतलब जब कुछ गलत हो रहा था आपने आवाज़ उठाई नहीं। आप कुछ करेंगे तो आपका विरोध होगा और ट्रोल होगा। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे दिन रात याद करते हैं। दूसरा, जहां आप देख रहे हैं कि अब लव जिहाद जैसा भी नाम सुनने में आता है, तो लव जिहाद है क्या? क्योंकि इसको हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ा जाता है। क्या हमारे कानून में अपनी मर्जी से शादी करने पे जो लड़की की मर्जी है वो कितनी ऊपर रखी जाती है? समय बदलता रहता है, जिहाद शब्द ही गलत है और लव जिहाद तो एकदम गलत है मेरी नज़र में। प्यार किसी बंधन में बंधा नहीं जाता, वो अलग विषय है। किसी को टारगेट करके और किसी को फंसाया जाए, ये प्यार नहीं हो सकता कभी। यह दो दिलों का मिलन नहीं हो सकता। हजारों केस ऐसे आए हुए हैं जिसमें पहले लड़की को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है धर्म के आधार पर, उसके बाद उस लड़की से शादी की जाती है, शादी करने के बाद उसको बेचने की प्लानिंग की जाती है। ये लव जिहाद है, इसके एकदम पुरजोर विरोध में और खिलाफ में। बाकी अगर कहीं दिलों की बात हो और दो दिल अपने आप में प्यार करना चाहे तो उसमें कोई आपत्ति और गुरेज नहीं है, पर लव जिहाद से ज़रूर आपत्ति है और रहेगी हमेशा। बीकानेर जैसे शांत शहर में आपने लव जिहाद के कोई केस देखे हैं? लव जिहाद के पिछले 10 सालों में बीकानेर जो एकदम सुदूर एरिया है, आप लोग यहाँ पर आए होंगे और यहाँ से अगर 60-70 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी कार्रवाई हमारे यहाँ कैंप से हुई थी। तो इस छोटी जगह पर भी पिछले 10 सालों में तकरीबन 50 से ज़्यादा केस ऐसे आ गए हैं लव जिहाद के, क्योंकि जो लव जिहाद करते हैं, जिनको मैं जिहादी बोलना चाहूँगा, उनको उस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं और यह प्रूफ हुआ है यहाँ पर 2 केसों में। तो बीकानेर के युवाओं के लिए या फिर पूरे देश भर के युवाओं के लिए आपको लव जिहाद जैसे केस के लिए क्या चेतावनी देना चाहेंगे? युवाओं के साथ मैं सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों को यह चेतावनी देना चाहूँगा, चेतावनी तो नहीं, उन्हें यह निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर की बच्चों का ध्यान रखें। यह जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिहाद का एक नया प्रोपगेंडा इन लोगों ने चलाया हुआ है, विशेष समुदाय के लोगों ने, जो बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तो अपनी बच्चों पर ध्यान रखें कि यह सोशल साइट पर क्या देख रही है और किससे जुड़ी हुई है। और तमाम मेरे उन सनातनी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, अपनी बहन बेटी की रक्षा करना हमारा धर्म है और हमारी प्राथमिकता है, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बीकानेर की भुजिया जो वर्ल्ड फेमस है, तो क्या ज़्यादा तीखा है, बीकानेर की भुजिया या राजनीति? आपने बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है। दोनों ही बड़े गजब के स्वाद है और दोनों ही बहुत तेज़ है यहाँ के। बीकानेर की राजनीति भी हमेशा गर्म ही रहती है और बीकानेर के भुजिया की तो बात जो आपने की है वो बड़ी गजब की बात है। उनका स्वाद अलग है, पर हाँ, दोनों में कहीं ना कहीं समानता है। खाने में भी आनंद आता है और राजनीति करने में भी आनंद आता है, और जो थोड़ी बहुत जलन होती है वो दोनों में होती है।
भगवा गमछा पहनना शौक है या जिम्मेदारी? दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं। शौक तो उम्र के साथ ख़त्म हो जाते हैं, पर भगवा जो है हमारी जिम्मेदारी है। क्या वेद व्यास जी आप विधानसभा चुनाव अगला जो लड़ने की तैयारी में है? एकदम। बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में आया है तो लगातार पढ़ाई इसीलिए करता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। जिस क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़ना किसका सपना नहीं होता, और राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए हैं तो आगे बढ़ने के लिए पूरे प्रयास हैं, और पिछली बार भी प्रयास किया था और इस बार और पुरजोर तरीके से पूरा प्रयास करेंगे कि 2028 का जो इलेक्शन हो उसमें पार्टी की नज़र में है और पार्टी अवसर दे। लोग कहते हैं कि आप एंग्री यंग मैन हैं, हाँ, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? कुछ मुद्दों पर ज़रूर मैं एंग्री मैन की भूमिका में नज़र ज़रूर आता हूँ, पर अपनी सामाजिकता को नहीं भूलता मैं साथ में। पीएम मोदी या योगी आदित्यनाथ आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल के रूप में 2012 में हमने मोदी जी का प्रसार सोशल मीडिया पर कर दिया था, और आज की पहली किरण मोदी जी थे, तो इसीलिए रोल मॉडल के रूप में वो रहेंगे। सेकंड जो हमारा रोल मॉडल है वो हमारे योगी जी है। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूजीसी जैसे फैसले के बाद कई लोगों का मानना है कि अब पीएम मोदी पीएम की सीट के दावेदार नहीं रहेंगे, उसकी जगह कहीं ना कहीं सीएम योगी अपनी दावेदारी पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं, पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। यह संगठन का फैसला होगा, संगठन जो तय करेगा। संगठन के जितने भी कार्यकर्ता सिपाही हैं वो उस फैसले का स्वागत करेंगे। जब मोदी जी का नाम लिया था, 2013 में अनाउंस किया था, उन्हें पीएम का कैंडिडेट घोषित किया, तो कार्यकर्ता उसी उल्लास और जोश के साथ लगे थे। अगर पार्टी ऐसा कोई भी निर्णय करती है तो हमारी सहमति है। राजनीति में आपका कौन दुश्मन है? राजनीति में दुश्मन आदमी खुद होता है, दूसरा कोई नहीं होता। अगर गलत तरीके से आप राजनीति करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आपको हराने के लिए आप खुद ही बहुत हैं। आप अपने विरोधियों के लिए कोई एक लाइन जो आप कैमरे में बोलना चाहेंगे? एकदम। विरोधियों को मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा, आप सभी का राम राम और आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही विरोध करते रहिए। जी, मैं आपका अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि युवा है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आज जो स्थिति बनी हुई है, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पर नशा जो है, सूखा नशा, जैसा एक समय में पंजाब की हालत हो रखी थी, वर्तमान में वैसी हालत हमारे इस पूरे पश्चिमी राजस्थान की हो रखी है। इंटरनेशनल स्मगलिंग जो है वो हमारे यहाँ पर बॉर्डर एरिया से होती है। पिछले एक साल में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन यहाँ पर जब्त की है। तो मैं युवाओं से बोलना चाहूँगा, इन नशे से दूर रहे और व्यसनों से दूर रहे, और अपने घर, अपने परिवार और सबसे पहले अपने देश के लिए जिए। एक आखिरी सवाल और चाहूँगी मैं आपसे कि बजरंग दल है, उसका नाम सुनते ही लोगों के एक होता है दर्द होने लग जाता है, और लव जिहाद के नाम पे लव जिहाद अब सिर्फ राजनीति मुद्दा रह गया है। उसके लव जिहाद का जो असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और राजनीति चालू हो जाती है। जो सीधे सवाल होते हैं वो दब जाते हैं। क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? देखने का नज़रिया है। बजरंग दल है या अन्य हिंदू संगठन है, वो किसी धर्म के या किसी जाति के विरोधी नहीं है। हम कलाम साहब को आज भी याद करते और हमारे दिलों में है, पर हम कसाब को पसंद नहीं करते। तो हम जिहादी मानसिकता वाले लोगों का विरोध करते हैं। देखने के नज़रिए के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति आप सभी देखते होंगे, उसमें राजस्थान की एक महिला जाती है जिसने यहाँ पर घूंघट निकाल रखा था। तो उस समय हमारे जो महानायक है अमिताभ बच्चन, उन्होंने उसको कुप्रथा बताया, और उसी मंच पर विशेष समुदाय की महिलाएं बुर्का पहनी हुई थी, तो उनको उन्होंने उनकी तहजीब और सभ्यता से जोड़ दिया। तो ये देखने का नज़रिया है और कुछ नहीं है। जो बात आप बता रहे थे, जिनको दर्द होता है बजरंग दल के नाम से, तो दर्द रहना चाहिए और आगे भी बरकरार रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वो अपनी बजरंग दल के नाम पे चीज़ों का दुरुपयोग नहीं कर रहे नाम का? भाई 100 में से 100% नहीं करते, और फिर इतना बड़ा परिवार है, अगर एक आधे प्रतिशत ने ऐसा कुछ किया है तो संगठन उसके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई करता है। आपका जो टीम है, जो बीकानेर युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी जो टीम है वो इसमें युवाओं के लिए या फिर अपनी बहन बेटियों के लिए क्या काम कर रही है अभी? आप जिस जगह पर बैठे हैं वो हमारी टीम की देन है। हमारा एक फाउंडेशन चलता है, कर्मवान फाउंडेशन। उसमें हम अभी वर्तमान में एक तो लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं जिसमें 200 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, और उन 200 बच्चों में 80 लड़कियां हैं। और जिस रूम में आप बैठे हैं वो रूम अभी 10 दिन पहले ही हमने तैयार करवाया है। यहाँ पर 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइप के लिए यह निःशुल्क उपलब्ध करवाए। इसके अलावा हमारी टीम पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर एक
आनंदम विश्राम स्थल नाम से एक रैन बसेरा संचालित करती है, जहां पर दूर दराज से आए हुए लोगों को ठहरने और रुकने की व्यवस्था की जाती है, वो भी निःशुल्क, और शाम को उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये हमारी टीम के द्वारा अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। जी, हमने जाना कि आज वेद व्यास जी ने हमारे साथ मिलकर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे वो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।